अगर हम यही वेक्टर फॉर्म में करें तो क्या होगा कि हमें एक प्लेन दिया रहेगा आर डॉट एन इक्वल टू डी। यहाँ पे ये एन जो होगा वो प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस होगा, और अपने को एक लाइन दी रहेगी वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब तीन केस फिर से पॉसिबल होंगे। पहला केस तो ये पॉसिबल होगा कि प्लेन और लाइन पैरेलल हो जाए। दूसरा केस ये पॉसिबल होगा कि जो लाइन है वो कहाँ आ जाए, ऑन द प्लेन। और तीसरा केस ये पॉसिबल होगा कि ये प्लेन को लाइन कितने पॉइंट पे कट कर जाए, एक पॉइंट। तो ऑब्वियसली वेक्टर फॉर्म में हम क्या कहेंगे, भाई इसके जो नॉर्मल का डीआरएस है और इसके जो लाइन के अलोंग डीआरएस है दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये जो एन डॉट बी है ये जीरो हो, आया ना। और बट ये जो ए पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई ना करे, मतलब ए डॉट एन जो है वो डी ना हो। यहाँ पे क्या होगा कि एन डॉट बी जो है वो जीरो हो और साथ में जो ए डॉट एन हो वो डी आ जाए। यहाँ पर क्या होगा कि एन डॉट बी जो है वही जीरो ना हो। कितने लोग ये बात समझे? अरे बोलो भाई। अरे हाँ या ना? क्या दिखा भाई? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ रही। ये वेक्टर वाली कंडीशन वही तो हो गई ना जो कंडीशन आपने ऊपर लिखी थी, बोलो। आर डॉट बी एन डॉट बी का मतलब यही हो गया ना, ए वन प्लस बी वी वन प्लस सी सी वन। ए डॉट एन का मतलब हो गया वही जो एन पॉइंट आपने प्लेन की इक्वेशन में रख दिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। ये प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यहाँ पर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पर यही जीरो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वेक्टर में हो गया। कितने लोगों को एक केस समझ में आया भाई? यस। तो इसके अलावा चौथा कोई केस तो था नहीं। प्लेन और लाइन में क्या केस होंगे समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। अच्छा, अब मान लो पहला केस अगर आप देखो, लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा सकता है, लाइन और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। बोलो भाई। आपसे अगर सिर्फ एक ही क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेन, प्लेन आपको दिया है a1x प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, एंड पैरेलल लाइन x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। तो सिंपल सा है, लाइन और पैरेलल प्लेन के बीच की अगर अपने को डिस्टेंस डिस्कस करनी होगी तो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, लाइन का हर पॉइंट प्लेन से सेम डिस्टेंस पे होगा। तो लाइन पर अपने को एक पॉइंट पता है कि नहीं, x1 y1 z1, अरे हाँ या ना? इसी पॉइंट से सीधा प्लेन पे क्या डाल देंगे, फुट ऑफ, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यही हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अरे हाँ या ना? तो यही डिस्टेंस क्या आ जाएगी, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, इसका मॉड डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई भाई? और ये पैरेलल तो है ही, ये पैरेलल है ही। ये कंडीशन तो अंडरस्टूड होगी कि ए वन प्लस बी वन प्लस सी वन क्या होगा, जीरो। और ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी की वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो यहाँ से आप डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन एंड प्लेन निकाल लेंगे। तो सीधा लाइन पे जो पॉइंट होगा, अच्छा ये कैसे चेक करोगे कि वो पैरेलल है, तो चेक हो ही जाएगा। और अगर ये इसके साथ यहीं पे इसी पे आ जाएगा तो ये पैरेलल डिस्टेंस ही जीरो हो जाती है। याद आया तो अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन बन सकता है। तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे, अच्छा लाइन ऐसी ऐसे भी होगी तो भी पैरेलल ही तो कहला रही है। अरे हाँ है ना? क्या ये बात यस आप समझ में आ रही है? चलिए, नोट कर लीजिए। ऊपर कर दीजिए सर।
हो गया, लिख लिया? यस चलिए, इसके बाद इस केस में तो कुछ बनने वाला है नहीं, अगर ये कोइंसाइड कर रहा है तब तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, इस केस में एक चीज और पूछी जा सकती है, इस लाइन की इमेज। भाई ये प्लेन है, तो इस लाइन की इमेज पूछी जा सकती है, समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो वही पॉइंट बस इमेज निकालने में DRS वही अब हो अगर गया। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि इमेज ऑफ लाइन x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई b1 एंड z माइनस z1 बाई c1 फ्रॉम प्लेन, वही सेम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर इमेज सिंपल सी पूछी गई है तो ये लाइन आपको पता ही है, इमेज वाली लाइन का भी डीआरएस सेम होगा। अरे हाँ है ना? अगर इस लाइन का डीआरएस आपको ए बी सी दिया हुआ है तो इमेज वाली लाइन, सॉरी, A1 B1 C1 दिया है तो इमेज वाली लाइन का डीआरएस भी A1 B1 C1 ही होगा, उसमें कहीं। इस लाइन पर एक पॉइंट आपको x1 y1 z1 दिया ही हुआ है, तो आप इसी का इस प्लेन से क्या निकाल लेंगे, इमेज। ये जो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये क्या आ जाएगा, इमेज ऑफ किसका, x1 y1 z1 फ्रॉम प्लेन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? अरे हाँ या ना? और अब लाइन पे आपको क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया, वो मिल गया, तो इमेज लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इमेज लाइन की इक्वेशन आएगी x माइनस अल्फा बाई A1, y माइनस बीटा बाई, बोलो भाई, B1 और z माइनस गामा बाई C1। कितने लोग की बात समझ रहे हैं भाई? तो बस आपको अल्फा बीटा गामा निकालना रहेगा, और अल्फा बीटा गामा क्या है, प्लेन से लाइन का इमेज। इमेज वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा ही है, तो आप इमेज आराम से निकाल के सीधा निकाल देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे भाई समझ गए प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, बात क्लियर हुई? यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं तो इसमें ज्यादा कुछ काम अपने को नहीं करना है, सिर्फ उस पॉइंट का इमेज निकाल देना है और प्रोजेक्शन करके बता देना, अगर लाइन पैरेलल है तो। समझ रहे हो लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये सेम कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। पैरेलल है तो सेम डीआरएस ले लेंगे, और x1 y1 z1 जो पॉइंट ऑन द लाइन है उसी का इमेज निकाल देंगे। किसके रेफरेंस में, प्लेन के रेफरेंस में, वहां से आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इससे ज्यादा की यस जरूरत सर। पड़ेगी नहीं। बोलो भाई, डन हो गया मामला? यस। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है, अगर इसी में ये वाली लाइन पूछ ली जाए, प्रोजेक्शन लाइन, इस लाइन को क्या नाम देंगे, बोलो भाई? फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है, निकाल लें। लाइन को हम नाम देंगे प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन ऑन प्लेन। तो सिंपल है, आप ये वाला पॉइंट निकाल लोगे और ये वाला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं कि नहीं? यस तो बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और लाइन का डीआरएस इसका भी क्या हो जाएगा, A1 A1 B1। B1 B1 C1। फुट ऑफ परपेंडिकुलर डीआरएस मिल गया, सीधा आंसर लिख देंगे। लिख लेंगे कि नहीं प्रोजेक्शन लाइन? यस। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं सर। नहीं सर। प्रोजेक्शन लाइन लिखवा नहीं रहा हूँ, समझ गए होंगे। हाँ सेम डीआरएस लेके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से पास करने वाली लाइन लिख लेंगे, तो वही आपकी प्रोजेक्शन लाइन। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो। अच्छा, ये जज कर लोगे ना कैसे पैरेलल होगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 क्या होगा, 0, और ये पॉइंट x1 y1 z1 प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कर रहे नहीं करेगा, नहीं करेगा तो पैरेलल होगी, सेटिस्फाई कर जाएगा तो कोइंसाइड कर जाएगी। कौन साइड हो जाए, अगर A1 प्लस B1 प्लस C1 ही 0 नहीं हुआ तो इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्ट कर रही है। अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या क्या कर सकते हो। मतलब एक लाइन जो है x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 by b1 and z minus z1 by c1 intersect the plane ax plus by plus cz plus d equal to 0।
अब जो लाइन है वो प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, समझ रहे हो? तो भाई इंटरसेक्ट कब करेगी? जब a1 प्लस b1 प्लस c1 क्या होगा? 0 नहीं होगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? मतलब वही n डॉट b की वैल्यू 0 नहीं होगी तो क्या करेगी? इंटरसेक्ट। अच्छा, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा सकता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो पहला सवाल क्या बनेगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अच्छा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना तो एक आसान चीज हो गई। आप लाइन पे क्या करोगे? जनरल पॉइंट मान लोगे? अरे बोलोगे? यस सर। अच्छा अगर अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो लाइन पे एक जनरल पॉइंट मान लो, a1 लैम्डा प्लस x1, b1 लैम्डा प्लस y1 और c1 लैम्डा प्लेन पे सेटिस्फाई करा देंगे और प्लेन, उसको DRS c1 लैम्डा प्लस z1। इसको कहाँ लाई करा दो? प्लेन की इक्वेशन प्लेन पे ऐसे प्लेन में लाई कराओगे, किसकी वैल्यू निकाल? लैम्डा निकलेंगे। लैम्डा लैम्डा रख के आंसर निकाल लेंगे। समझ गए हो? इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए क्या करना है अपने को? लाइन पे जनरल पॉइंट मानना है और उसको प्लेन पे सेटिस्फाई करा के लैम्डा निकाल लेना है, लैम्डा पुट करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देना है। तो पहला सवाल तो यही पूछा जा सकता है आपसे। अगर लाइन और प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पहला सवाल जो आता है वो आता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकाला गया है, बात समझ में आ गई? लाइन पे अपने को एक जनरल पॉइंट लैम्डा मान के लिख लेना और उसको प्लेन पे क्या करा देना है? सेटिस्फाई। वहां से लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकाल के पुट कर देना है तो आपको पॉइंट मिल जाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बन गया डायग्राम? हाँ सर। अच्छा, इस पर बेस दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एंगल। दूसरा सवाल जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है? एंगल बिटवीन प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। प्लेन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मान लेते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। समझ गए? अच्छा, अब अपने आपने पढ़ा है अगर हमें दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों का डीआरएस चाहिए। तो अब देखो, हमें प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस पता होता है, बोलो भाई। भाई हमें लाइन के अलोंग डीआरएस पता है a1 b1 c1 और हमें प्लेन के नॉर्मल का डीआरएस पता है abc। तो क्या हम ये एंगल अल्फा निकाल सकते हैं? यस कॉस अल्फा कितना है? a1 प्लस b1 A1 plus प्लस B1 plus C1 upon अपॉन root of रूट अंडर A1 square plus स्क्वायर प्लस B1 बी square plus स्क्वायर C1 प्लस सी स्क्वायर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस। बट अपने को बताना कौन सा एंगल है? थीटा। 90 minus और 90 minus ये हो जाएगा cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो अगर मैं कहूं कि थीटा इज एंगल बिटवीन लाइन एंड इंटरसेक्टिंग प्लेन, अगर मैं कहूं थीटा इज लाइन एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड इंटरसेक्टिंग प्लेन, तो साइन थीटा क्या होगा? बोलो। देन फॉर्मूला किसमें बनेगा? साइन थीटा में। साइन थीटा क्या होगा? a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। यही आप वेक्टर में बोलोगे तो क्या लिखोगे? इन वेक्टर फॉर्म बोलोगे तो प्लेन होगा r डॉट n इक्वल टू डी और लाइन होगी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो यही साइन थीटा क्या लिखोगे? बोलो। n डॉट बी अपॉन मॉड n मॉड बी। ये बात कितने लोगों को समझ में आई बताओ? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। साइन थीटा का रिजल्ट समझे कि नहीं? ऊपर भी तो वही लिखा यस है, सर। n डॉट बी बाई मॉड n मॉड बी। बोलो। अच्छा, ये साइन थीटा क्यों हो गया है समझ में आ गया? तो क्योंकि एंगल हम लाइन के बीच में निकालेंगे तो इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल कॉस अल्फा निकल के आएगा, बट अपने को आंसर में क्या रिपोर्ट करना है? थीटा।
तो डायरेक्ट साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? बोलो भाई। यस सर लिख रहे हैं सर। अच्छा हाँ लिख लो, मतलब समझ में आ गया तो यस यस सर। आप लिख लो। इसके अलावा इंटरसेक्टिंग लाइन और प्लेन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी। अच्छा एक क्वेश्चन और बन सकता है रिफ्लेक्शन वाला, वो और करा देते। मतलब अगर ये हम एक लाइट रे की तरह ट्रीट कर लें तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी, ये क्वेश्चन और बन सकता है। लिख लिया? Yes. लिख लिया, आगे बढ़े। यस हाँ सर। हो गया तो चलो। अब एक चीज इसमें और पूछी जा सकती है कि अगर आपको इंसिडेंट प्लेन दे दे और आपसे रिफ्लेक्टेड प्लेन की इक्वेशन पूछ ले, तो समझो मान लो जैसे आपको ये प्लेन दे रखा है, ये यहाँ से इंसिडेंट आया, तो कायदे से तो इसको आगे यूं जाना चाहिए था, बट ये यहीं से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर गई। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब आपसे पूछा गया रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन क्या होगी। बात क्लियर हुई? ये प्लेन Yes. आपको दे रखा है क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, और ये जो इंसिडेंट रे है ये दे रखी है x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन और z माइनस जेड वन बाई सी वन। अच्छा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, सपोज ये वाला, इस पर एक पॉइंट तो आपको मिल जाएगा ना, x1 y1 z1, हाँ या ना? और आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो जो x1 y1 z1 का इमेज होगा इस प्लेन से, वो कहाँ लाई करेगा? जो लाइन पे कहाँ लाई करेगा वो? रिफ्लेक्टेड लाइन नीचे। रिफ्लेक्टेड लाइन पे लाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। यस सर ये बात कितने लोगों को क्लिक कर रही है? Yes. समझ में आ रही है तो कि वो जो इमेज आएगी वो इसी रिफ्लेक्टेड रे पे आएगी कि नहीं, आगे जाके बताओ। तो बस हम सिंपल एक काम करेंगे, हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। भाई हमें अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी तो इस लाइन पे कितने पॉइंट सर्च करने? 2। अगर 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। एक पॉइंट अपने को पता है कौन सा? हाँ पे वो टच कर पॉइंट दिए। पी पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पी पॉइंट क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। अरे आया ना, एक पॉइंट तो अपने को मिल गया। दूसरा पॉइंट अपन इस ए का क्या निकाल लेंगे? इमेज। दूसरा पॉइंट मिल जाएगा ए डैश, ये क्या है? इमेज ऑफ ए, कहां से? फ्रॉम प्लेन। ये 2 पॉइंट मिल गए। अब जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो क्या होगी बेसिकली? रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी? इक्वेशन ऑफ ए डैश पी। अब 2 पॉइंट मिल गए, दोनों की इक्वेशन लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर अपने को इंसिडेंट रे पता है तो अपन रिफ्लेक्टेड रे निकाल लेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, कैसे रिफ्लेक्टेड रे निकालोगे? समझ में आया तो प्लेन से लाइन पर जो पॉइंट है उसका इमेज निकाल लेंगे, और इसके बाद जैसे वो इमेज आएगा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, एक इमेज निकाल लेंगे, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। अब अगर अपने को 2 पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन तो निकाल सकते हो, हाँ या ना? Yes. ये रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। कितने लोगों को ये पूरी थ्योरी समझ में आई भाई? देखो अभी भी हम उसी बात पे हैं, अगर हमें किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें 2 चीजें चाहिए होती है, लाइन पर एक पॉइंट और लाइन का डीआरएस। देखो हमने वही काम किया,
लाइन पर एक पॉइंट निकाल लिया और डीआरएस निकालने के लिए लाइन पर दूसरा पॉइंट निकाल लिया, तो डीआरएस भी आ गया, पॉइंट भी आ गया, लाइन की क्वेश्चन आ गई। नहीं समझे? और ये तो हमको पता ही होता है, आप रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे का मिरर इमेज प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे होता है, बस वही कॉन्सेप्ट लगा दिया। डन। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो बोलेगा वो। हो गया? यस बढ़े आगे? यस सर। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जितनी अभी थ्योरी पढ़ी। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि अपने को एक लाइन दे रखी है x माइनस 1/3 y माइनस 1 y प्लस 1/1 एंड z माइनस 2/2 और एक प्लेन दे रखा है x प्लस 2y x 2x प्लस y ले लो, या 2x माइनस y ले लो, 2x माइनस y इसकी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करो, इसको भी 2 ले लो, 2x माइनस y माइनस 4z, 2x प्लस y माइनस 4z माइनस 3 इक्वल टू 0 दे रखा। ये है एक प्लेन और एक लाइन दे रखी है। आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एक सवाल। दूसरा पूछा गया है इमेज ऑफ लाइन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 1/3 y/2 z माइनस 1/1। ये लाइन है और एक प्लेन दे रखा है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपसे पहला सवाल पूछा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। दूसरा पूछा है फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। चलो बताओ। फिर एक और है x प्लस 1/2 y प्लस μ/1 and z minus 1 by lambda contain line contained by plane x 2x plus y minus 3z minus 2 equal to 0। तो पूछा गया फाइंड लैम्डा प्लस म्यू। चलो 3 क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं क्या सब लोग? समझ पा रहे हैं? पहले क्वेश्चन में बताओ, क्या लाइन प्लेन के पैरेलल है? यस सर। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकाल लेंगे। Yes. बताओ।
टाइम दे दें क्या करने के लिए, सॉल्व करें? पहले टाइम दे देता। जरूरत नहीं है ना मुझे, दोनों आंसर आ गए तो, या मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? जल्दी बताओ। सिंपल है, इस लाइन पर एक पॉइंट है 1 - 1 2, उससे सीधा सीधा डिस्टेंस निकाल देनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। इसी पॉइंट की क्या निकाल लेनी है, इमेज। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, और इसका डीआरएस तो अपने को पता ही है, वही लाइन लगा देंगे। यस बोलो सर। भाई। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में एंगल बताओ, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स। Sin inverse 2/7. साइन इनवर्स 2/7. साइन इनवर्स 2/7। Yes. हाँ भाई, आंसर बता रहे हैं साइन इनवर्स 2/7। देखो साइन इनवर्स 4/, हाँ सर यही 4/, 4/14 मतलब 2/7 ऐसा। हाँ बोलो भाई, सही है? सही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो लाइन पर एक जनरल पॉइंट मान लो और सिंप्लीफाई कर दो। लाइन पर जनरल पॉइंट क्या मानोगे? 3 लैम्डा -1 2 लैम्डा एंड लैम्डा +1, और उसको प्लेन पे लाई करा के लैम्डा निकाल दो, और वही लैम्डा रिवर्स में पुट करके पॉइंट बता देना। बताओ आंसर, कोई बता रहा हो तो। 5/4, 3/2 और 7/4. 5/4 3/2 3/2, 7/4. 7/4 चेक करो। आंसर इज 5/4 3/2 एंड 7/4। हाँ यही। गुड। बाकी लोगों का आंसर आ रहा है क्या? मुझे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं, अगर हो तो बता देना तुरंत, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे तुरंत बता दीजिएगा, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। बात समझ में आ रही है तो बोलिए भाई। अब बताओ, लास्ट में क्या कर रहा है, पूरा पूरा कंटेन कर रहा है। कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब वही a1 + b1 + c1 0, और पॉइंट सेटिस्फाई करा दोगे। व्हाट इज लैम्डा एंड व्हाट इज म्यू? लैम्डा लाइन का डीआरएस हो गया 2 1 लैम्डा, प्लेन का डीआरएस हो गया 2 1 - 3। तो इसका मतलब 4 + 1 - 3 लैम्डा कितना हो गया, 0। लैम्डा कितना आ गया, 5/3। बताओ भाई। और लाइन पर पॉइंट आ गया -1 म्यू और 1, और ये कहाँ लाई करेगा, प्लेन पे। तो 2x + y - 3z -2 = 0 को सेटिस्फाई करेगा। तो -2 म्यू -3 -2 = 0। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 7 -7। तो लैम्डा प्लस म्यू कितना आ रहा है, कोई बताएगा? -7 + 5/3 -16/3। अरे हाँ या ना? देखो कोई डाउट आ रहा हो तो। ये नहीं आ रहा क्या? बोलो भाई, आंसर नहीं है क्या? अरे बोलोगे, लैम्डा की वैल्यू 5/3 आई हाँ लैम्डा सर, यही आ रहा है. यस हाँ यस यही आ ये रहा आ है। वैल्यू रहा है। -7 आ रही है, क्योंकि पूरा पूरा कंटेन कर रहा है ना। समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना? Yes. वेरी गुड। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो बोलोगे। इनमें से किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन की अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो बताओ। डन है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकाला जाता है, लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकाला जाएगा,
तो ये जो एंगल है ना वो हमेशा एक्यूट ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एंगल हमेशा क्या आएगा? एक्यूट। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों एक्यूट आएगा भाई? मान लो लाइन ऐसे चली गई तो आप ये वाला एंगल, दूसरी डायरेक्शन। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी, तो एंगल हमेशा एक्यूट ही रिपोर्ट किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यहाँ साइन थीटा कभी निगेटिव नहीं आ सकता, ध्यान रखना है बात। अगर निगेटिव आ रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत किया है, ठीक है? बोलो भाई। यस। चलिए, अब जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या गलती बचा पाओगे कि नहीं। टू, फाइंड एंगल बिटवीन लाइन 2x plus 1/3 y plus 1/2 and 1 minus z/3 and plane r dot 3i minus j plus k equal to 2 is theta. Find tan theta. बताओ। मेरा पहला सवाल, क्या लाइन का DRS 323 है? 3 नहीं सर। 4 माइनस क्या लाइन का DRS 32 - 3 है? या 4 माइनस 3/2 3 4 minus 6 3/2 3 4 minus 6 4 3 4 minus 6 हाँ, लाइन का DRS जो आएगा वो आएगा 3 4 और -6। ध्यान रखना, जब तक लाइन सिमेट्रिक इक्वेशन में नहीं लिखी है तब तक आप लाइन का DRS नहीं ले पाएंगे। अब क्वेश्चन में दम नहीं है। लाइन का DRS अपने को मिल गया 3 4, इसमें यही गलती हो सकती है। प्लेन का DRS अपने को दिख ही रहा है, आप सीधा एंगल साइन थीटा निकाल देंगे। कितने लोगों को समझ में आया भाई? अरे हाँ है ना। अब देखो क्या है, वैल्यू निगेटिव आ गई, देखो। हाँ नेगेटिव है माइनस माइनस कोई नहीं, मॉड लगा के रिपोर्ट कर देना। एक काम यहाँ कर लो, यहाँ पे मॉड लगा लो, सेफ साइड रहेगा, ठीक है? तो यहाँ वैल्यू क्या लिखोगे? मॉड लगा के। ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती क्योंकि थीटा कभी नेगेटिव जाएगा नहीं, तो ये क्या बन जाएगी? 1 अपॉन रूट रूट ऑफ 41 अपॉन 40 रूट 41 7 रूट 41। रूट 61 और रूट 11। हाँ यार, रूट 61 और रूट 11 आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ रूट 6 7 1 अपॉन रूट कितना आ जाए? 2/3 रूट 11 आ रहा है। 2/3। 1 बाई रूट आ रहा है, यही आ रहा हाँ सर। यही यही आ रहा है। रूट 6 7 1 बाई रूट 671 आ रहा है मेरा तो। यस यस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा कितना आ जाएगा? 1 बाई रूट 670। यस सर। देख लो, कोई दिक्कत आ रही तो बताओ। तो चलो, यहाँ पे एक चीज और पता चल गई कि अगर ये नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा के अपने को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, सेफ साइड। देख लो, क्या कोई दिक्कत करेक्शन करने को बोला था? क्या बेटा? फिर से बोलो। पीछे क्या आपने बोला नहीं था करेक्शन? मैंने कहा मॉड लगा लो इस फॉर्मूले में, क्योंकि साइन की वैल्यू मान लो निगेटिव आ गई ये चीज, तो वो निगेटिव अपन नहीं ले पाए। अच्छा, निगेटिव क्यों आ जाएगी उसका लॉजिक है भाई, हम लाइन का DRS ये लेके चल रहे हैं ना। बोलो तो कई बार क्या होता है, लाइन के DRS के हिसाब से ये एंगल भी रिपोर्ट हो सकता है ना। अरे हाँ या ना? अरे बोलोगे हाँ। भाई, एक DRS अपना यूं जा रहा है, एक DRS मान लो ऐसे जा रहा है, तो वो कभी, बट वो कभी ये वैल्यू निगेटिव आ ही नहीं सकती, वो पॉसिबल ही नहीं है। उसको मॉड लगा के रिपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है? अरे हाँ या ना? वो एंटी सर क्लॉक। मतलब DRS ऑपोजिट हो सकता है। हाँ वही वही वही। आंसर दिखा दीजिए।
आंसर आपका ये रहा, देख लो। यस अरे हाँ या ना? यस किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, आगे बढ़े। चलिए, अब लाइन और प्लेन के सारे केस हो चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले लाइन और लाइन पढ़ने की, प्लेन और प्लेन। चलो लाइन और लाइन पढ़ लेते हैं पहले। चलिए, दो लाइनें एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर प्लेन और प्लेन पढ़ेंगे। अब हम करने जा रहे हैं स्टडी ऑफ टू लाइंस। तो एक लाइन अपने पास L1 है, x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, z माइनस z1 बाई C1, या इसी को वेक्टर फॉर्म में बोले तो A1 प्लस लैम्डा B1। या अपने पास एक लाइन L2 है, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसी को बोले तो A2 प्लस लैम्डा B2 म्यू B2। ठीक है, दो लाइनें अपने पास हैं। तो दो लाइनों से रिलेटेड क्या क्या केस हो सकते हैं? ये वेक्टर फॉर्म में डीलिंग चलेगी, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है ना? दोनों डीलिंग एक साथ करेंगे। तो भाई क्या क्या केस पॉसिबल है? पहला केस ये हो सकता है कि दोनों लाइनें आपस में क्या हो, बोलो भाई, पैरेलल हो। दोनों लाइनें क्या हो? नहीं, पैरेलल तो बाद में। पहले क्या होगा, L1 एंड L2 आर कोप्लेनर एंड L1 एंड L2 आर नॉन कोप्लेनर। पहला केस है L1 एंड L2 आर कोप्लेनर, पैरेलल हैं तो कोप्लेनर होंगी ना। और दूसरा केस है L1 एंड L2 आर नॉन कोप्लेनर। ये जो नॉन कोप्लेनर लाइंस होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस। अच्छा, अगर L1 और L2 कोप्लेनर लाइन है तो इसका मतलब जो दोनों लाइनें होंगी वो एक ही प्लेन पे होंगी। अरे हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर अगर हैं, क्या कह रहे हो? यस सर बोलो हाँ, अगर दोनों लाइनें एक ही प्लेन पे होंगी तो ये वाला पॉइंट A1 वेक्टर, ये वाला पॉइंट A2 वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक वेक्टर बन जाएगा A1 माइनस A2 वेक्टर। अच्छा, इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर होगा, कौन सा? B1 वेक्टर। इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर होगा, कौन सा? B2 वेक्टर। ये सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे होंगे। तो इसका मतलब अगर लाइन को प्लेनर है तो A1 माइनस A2, B1 एंड B2 इसका क्रॉस प्रोडक्ट, वो बॉक्स ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0। अगर कार्टेशियन में यही इक्वेशन लिखे तो क्या लिखोगे? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का बॉक्स क्या हो गया? 0। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। और अगर यही लाइन स्क्यू है तो इसका मतलब, अगर यही लाइन स्क्यू है तो इसका मतलब दोनों लाइनें सेम प्लेन पे नहीं है, एक लाइन किसी दूसरे प्लेन पे है और दूसरी लाइन किसी दूसरे प्लेन पे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? स्क्यू लाइंस मतलब दोनों लाइनें अलग अलग प्लेन पे हैं। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? यही जो बॉक्स यहाँ 0 हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो भाई, नॉट इक्वल टू 0। कितने लोग ये कहानी समझे? कब लाइनें स्क्यू होंगी, कब लाइनें स्क्यू नहीं होंगी, ये बात समझ में आ गई? बताओ। अरे हाँ या ना? कोप्लेनर मतलब स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस मतलब ये सिचुएशन। तो जब ये डिटर्मिनेंट 0 होगा तो स्क्यू होंगी, नहीं होगा, इस 0 नहीं होगा तो स्क्यू लाइंस होंगी, 0 होगा तो स्क्यू लाइंस नहीं, कोप्लेनर होंगी। अच्छा, दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो वो कोप्लेनर होंगी, ये बात फील कर पाए?
भाई सोचो अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 का रेशियो, सेम What? सेम हो जाएगा। और अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो के एलिमेंट सेम रेशियो में होते हैं तो जी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0. 0। यानी अगर लाइनें पैरेलल हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर, बोलो भाई, तो इसमें एक स्टार कंडीशन लगा लो, इफ L1 and L2 are parallel lines, देन दे आर ऑलवेज कोप्लेनर। हाँ पैरेलल लाइंस होंगी तो हम क्या बोलेंगे, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, then L1 and L2 always क्या होगा, कोप्लेनर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्योंकि उस केस में डिटरमिनेंट हमेशा क्या आ जाएगा, 0। तो पैरेलल है तो कोप्लेनर होंगी ही होंगी, बट अगर नॉन पैरेलल है तो भी कोप्लेनर हो सकती है अगर ये डिटरमिनेंट क्या हो जाए, 0। और अगर ये डिटरमिनेंट 0 नहीं हुआ तो लाइनें कैसी होंगी, स्क्यू लाइंस। क्या यहाँ तक का पूरा केस समझ में आया? बताओ भाई, कोई दिक्कत? सर ऐसी लाइन नहीं मिल सकती है मतलब नॉन कोप्लेनर जो पैरेलल। नहीं, नॉन कोप्लेनर लाइंस पैरेलल कैसे? देखो अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई, कॉमन सेंस समझो, अगर दो लाइनें पैरेलल हो गई तो हमेशा एक प्लेन पे आ ही जाएंगी ना। यस सर। अगर दो लाइनें हाँ। पैरेलल हुई तो हमेशा एक प्लेन पे आ ही जाएंगी। अरे हाँ या ना? और अगर दो लाइनें पैरेलल नहीं हुई, मतलब एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो ये स्क्यू लाइंस हो गई। देखो क्या ये कभी इंटरसेक्ट हाँ। कर रही ना, ये पैरेलल है, No, sir. दिखा, और ये एक प्लेन पे भी नहीं है, ये एक प्लेन पे भी नहीं है, प्लेन। दैट इज स्क्यू लाइन। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ और अगर यही दोनों लाइनें हम एक प्लेन पे रख दें, जैसे एक ये लाइन ऐसे रख दी, देखो हाथ पे, एक लाइन ऐसे रख दी, एक लाइन ऐसे रख दी, दिखा? अब ये देखो, ओहो, ये देखो, मतलब मान लो कंसीडर करो जो सामने स्क्रीन है एक प्लेन दिख रही है, उस पर एक लाइन ये ऐसे रखी हुई है और एक लाइन ऐसे रखी हुई, बट ये दोनों लाइनें उसी प्लेन पे रखी हुई है। अभी ये पैरेलल नहीं है, दिख रहा है? Yes. ये स्क्रीन वाले प्लेन पे ही दोनों लाइनें रखी हुई है, बट ये पैरेलल नहीं है। समझ रहे हो? ये हो गई कोप्लेनर लाइंस, पैरेलल होते ही कोप्लेनर होंगी। ये हो गई स्क्यू लाइंस। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना? स्क्यू लाइंस मतलब पैरेलल भी नहीं है और कोप्लेनर भी नहीं नहीं है। नहीं, स्क्यू लाइंस का मतलब एक प्लेन पे नहीं है, पैरेलल है तो एक प्लेन पे होंगी ही ना। अगर एक हाँ एक्सिस सर। पे नहीं है, मतलब एक इस प्लेन पे है जिस प्लेन पे स्क्रीन है, एक इस स्क्रीन के ऊपर वाले प्लेन पे, ऐसे। अरे यस। हाँ ना? ये और ऐसे भी घूम के जा रही तो भी स्क्यू है ना। समझ गए? हाँ सर। वेरी गुड। क्या यहाँ तक सारे केस समझ में आए? किसी को कोई कंफ्यूजन बचा हो तो अभी बता सकता है। अरे हाँ है ना? अच्छा, आप एक कॉमन सेंस का सवाल, अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो क्या वो कोप्लेनर होंगी? ऑब्वियसली। अगर वो Yes. सेम प्लेन पे नहीं है तो कभी इंटरसेक्ट, Very correct. यानी अगर लाइनें, किसी क्वेश्चन में कहा है लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो इसका मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0. समझ गए कि नहीं? यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी लिख दो, इफ L1 and L2, अच्छा, L1 and L2 are two coplanar non-parallel line, then they are always intersecting. If L1 and L2 are intersects each other, then they are always कोप्लेनर। then L1 and L2 are always coplanar. अब दो अलग अलग थॉट हैं, लाइनें कोप्लेनर हैं तो क्या हमेशा इंटरसेक्टिंग होगी? सही। हो सकती है। पैरेलल हो जाएंगे। बट अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग हैं तो हमेशा क्या होंगी? कोप्लेनर। अब मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब अगर Yes, अगर आपसे sir. मैं पूछूं दो लाइनों के इंटरसेक्ट होने की कंडीशन क्या है, तो ये वाला डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए?
नॉन जीरो। जीरो Zero. यार, नॉन जीरो होने पे तो इसकी हो Zero. जाएंगी ना। हाँ सॉरी। दो लाइनें अगर कोप्लेनर हैं तो क्या वो ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होंगी? नहीं नहीं No, वो sir. इंटरसेक्टिंग ऐसा तभी होंगी जब वो जरूरी पैरेलल। नहीं होंगे। नहीं होगी। नहीं होंगे। बात समझ पा रहे हो तो देख लो, Yes, sir. किसी को कोई यस कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बताएंगे। जैसे एक बार एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट आया हुआ है कि दो लाइनें दे रखी थी और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन थी, तो आपसे कोई कांस्टेंट था उसकी वैल्यू पूछ ली गई थी। लिख लिया जितनी थ्योरी लिखी है बताओ। यस जैसे क्वेश्चन था, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि x माइनस 1/3 y बाई लैम्डा एंड z माइनस 1/2 एंड x प्लस 1/2 और सॉरी 1 माइनस y/3 and z minus 1/2 are intersecting line, find lambda। ये क्वेश्चन था, समझ गए? तो अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सीधा अपने को क्या निकाल देना है? एक सेकेंड, एक काम करो, यहां से लैम्डा हटा लो, यहाँ लैम्डा ले लो, बेटर है। अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो लैम्डा क्या होगा, ये पूछा गया था। समझ रहे हो? बताओ। सिंपल है। पहली लाइन का डीआरएस दिख रहा है 312, पहली लाइन पे पॉइंट दिख रहा है 10 लैम्डा, दूसरी लाइन का डीआरएस दिख रहा है, पहले इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। अरे हाँ या ना। अब डीआरएस दूसरी लाइन का दिखा, क्या दिख रहा है? 2 माइनस 3 3 2 और दूसरी लाइन पे पॉइंट -1 1। -1 1 1। अब हमें पॉइंट भी मिल गया, डीआरएस भी मिल गया। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन क्या लगाओगे? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2 और a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्या कहते हो भाई? जीरो कर दो, लैम्डा निकला है। कितने लोग की बात समझे भाई? तो 29/11 आ रहा है क्या? चेक करो, क्या हम क्वेश्चन समझ पाए? 29/11 प्रोसेस समझे कि नहीं? सीधा हमने ये डिटरमिनेंट भाग जीरो कर दिया क्योंकि लाइनें इंटरसेक्टिंग है और पैरेलल है नहीं, ये अपने को दिख ही रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो। अरे हाँ या ना, बोलिए भाई, आगे बढ़े। सर एक सेकंड। हर चीज इसीलिए विजुलाइज करा देना हो तो आपको दिखनी चाहिए। बस वही काम करके आप सीधा सीधा वो बना लेंगे इक्वेशन, सिंपलीफाई आंसर। ज्यादा इधर उधर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यस डन। तो अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया गया है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और वो पैरेलल नहीं है तो सीधा सीधा आप ये रिजल्ट उठा के लगा देंगे। क्या ये बात समझ पाए? बोलो भाई, बढ़े आगे। यस सर। अब दो लाइनें पैरेलल हैं और उनके बीच की डिस्टेंस L1 और L2 दोनों कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है और उनके बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो अगर दो लाइनें पैरेलल होंगी तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 ये सेम रेशियो में होगा कि नहीं?
अरे हाँ है ना भाई, A1 बाई A2, B1 बाई B2 और C1 बाई C2 सेम होगा कि नहीं ये बताओ। अरे हाँ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन का DRS भी ABC बना देंगे, इस लाइन का DRS भी ABC बना देंगे। अरे हाँ या ना। यस सर। अब क्या होगा, इस लाइन पर अपने को एक पॉइंट पता होगा x1 y1 z1, इस लाइन पर अपने को एक पॉइंट पता होगा x2 y2 z2। देख लो, कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ। यस सर। और अपने को दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, क्या करोगे बताओ। एक तो तरीका D1 माइनस D2 कहता है, हाँ यहाँ से सीधा सीधा क्या डाल दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें। अब ये डिस्टेंस निकालने का शॉर्टकट है ना आपके पास, cos थीटा। हाँ ये वाला एंगल निकाल लो, निकल आएगा। बोलो भाई, ये वाला एंगल cos थीटा कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे। x1 माइनस x2 इंटू a, y1 A प्लस y1 माइनस y2 इंटू b प्लस z1 माइनस z इंटू c बाई रूट अंडर रूट ऑफ r प्लस b x1 प्लस c स्क्वायर एंड रूट अंडर माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी बोलो। रूट अंडर x1 माइनस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर z1 माइनस इंटू साइन होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा। या अगर यही काम हम वेक्टर में करते तो थोड़ा ज्यादा आसानी से लिख पाते कि नहीं बोलो। इसका DRS B बना लेते, इसको भी B बना लेते, यहाँ पर एक पॉइंट A1 लेते, यहाँ पर एक पॉइंट A2, ये वाला वेक्टर बना के ये वाली डिस्टेंस रिपोर्ट कर देते। अब ये वाला एंगल थीटा क्या ले लेते, cos थीटा। cos थीटा आता A1 माइनस A2 डॉट B बाई मॉड B और मॉड ऑफ A1 माइनस A2। तो यही डिस्टेंस D क्या रिपोर्ट करते हैं अब वेक्टर में, जल्दी आसान से याद रख पाओगे, मॉड ऑफ A1 माइनस A2 इंटू साइन थीटा। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आया ये बताओ मुद्दे की बात। तो जो भी ये A1 B1 C1 होगा उससे ये ABC बना लेंगे। सपोज इसका DRS है 2 3 4, इसका DRS है सपोज 4 6 8, तो ABC आप क्या लोगे 2 3 4, समझ रहे हो कि नहीं। और इसके बाद सीधा नॉर्मल डिस्टेंस हमने निकालनी सीखी है, बस वही वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो क्या हम दो पैरेलल, अच्छा ये तो अपने को बताने की जरूरत नहीं, दो पैरेलल लाइनें तो एक प्लेन पे होंगी ही, तो वो आप वैसे आप सीधा ये कॉन्सेप्ट लगा के डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकाल दोगे। कितने लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ। अरे हाँ या ना भाई। तो क्या हम पैरेलल लाइन की डिस्टेंस निकालने का कॉन्सेप्ट समझ पाए अब। चाहे वेक्टर में दिमाग में रख लो, चाहे वैसे प्रोसेस बस दिमाग में रखना, रट्टू पोपट की तरह सब याद मत करने लग जाना। समझ रहे हो कि नहीं। विजुअलाइजेशन रखो, ये वाला डायग्राम इस टाइप का दिमाग में रख लो तो चीजें अपने आप सेटल हो जाएंगी। बार बार ऐसे रट्टू पोपट की तरह याद नहीं करना पड़ेगा, खट से आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। अरे हाँ या ना। कितने लोग समझ पा रहे हैं, आगे बढ़े। एक सेकंड। नोट कर रहे हैं सर। नोट कर लो यार।
यस सर। एक सेकंड। कर लिया नोट। हो गया भाई? यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस तो अगली जो सिचुएशन आ सकती है, अगर लाइनें कोप्लेनर हैं, मतलब सेम प्लेन पे हैं, तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। L1 एंड L2, मतलब L1 और L2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो तभी लाई करेगा जब दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट है तो मतलब वो सेम प्लेन पे होंगी। अरे हाँ है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पहली लाइन हमारी L1 है, x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1 और z माइनस z1 बाई C1, उससे जनरल पॉइंट निकाल देंगे। A1 लैम्डा प्लस x1, B1 लैम्डा प्लस y1 और C1 लैम्डा प्लस z1। और जो दूसरी लाइन L2 है, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2, उससे आप पॉइंट निकाल दो तो A2 लैम्डा प्लस x2, B2 लैम्डा प्लस y2 और C2 लैम्डा प्लस z2 आ जाएगा। आ गया? दोनों से हमने क्या निकाल दिया, जनरल पॉइंट। और दोनों जनरल पॉइंट सेम होंगे, है ना। तो फॉर इंटरसेक्ट, दोनों चैनल के इसमें वो लैम्डा ले, लैम्डा हाँ दोनों दोनों। लेंगे। अरे नहीं, यहाँ पे म्यू ले लो, यहाँ पे क्या ले लो, म्यू, म्यू एंड म्यू। और फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करोगे, फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या करोगे, A1 लैम्डा प्लस x1 इक्वल टू A2 म्यू प्लस x2, B1 लैम्डा प्लस y1 इक्वल टू B2 म्यू प्लस y2 और C1 लैम्डा प्लस z1 इक्वल टू C2 म्यू प्लस z2 कर दो। समझ गया कि नहीं भाई? अब ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए तीनों सेम होनी चाहिए ना। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सॉल्व एनी टू, तीनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। सॉल्व एनी टू इक्वेशन एंड फाइंड लैम्डा एंड म्यू, या तो लैम्डा निकाल लो या म्यू निकाल लो। अब चाहो तो लैम्डा पुट कर दो तो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, चाहो तो म्यू पुट कर दो तो भी आ जाएगा। इनमें से किसी दो कोई सॉल्व कर लो जो आपको आसानी से मिल जाए, आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें। अच्छा, इससे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएगा नहीं। क्यों? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए वही वाली चीज जीरो होनी चाहिए ना। A1 माइनस A2, B1 माइनस V2, C1 माइनस C2। देखो दिख रहा है कि नहीं, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, A1 B1 C1, A2 B2 C2, और ये डिटर्मिनेंट जीरो है नहीं, तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कभी पॉसिबल। नहीं। इसीलिए इसका हमेशा एक लैम्डा और म्यू का यूनिक वैल्यू आएगा, तो वो दिक्कत आपको वैसे भी नहीं आ रही है। क्या है, मेरी बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत किसी को?
सर वो आपने डिटर्मिनेंट वाली बात बताई, वो एक बार बता दीजिए। अरे लैम्डा और म्यू में अगर आप इक्वेशन बनाओगे लैम्डा और म्यू में, तो a1 लैम्डा माइनस a2 म्यू प्लस x1 माइनस x2 आएगा। ऐसे ही यस सर। b1 लैम्डा माइनस b2 म्यू प्लस y1 माइनस y2 आएगा। ऐसे ही c1 लैम्डा माइनस c2 म्यू प्लस z1 माइनस z2 आएगा। अब इन तीनों से जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे लैम्डा म्यू की यूनिक वैल्यू के लिए, तो वो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। याद आया? नहीं यस समझ? सर, समझ समझ पाएगी? अभी फिर से लिखूं? समझ गए। चलो, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे तो यस। बोलो भाई। चलो यहां तक बात डन। अब आखिरी चीज आती है, अगर स्क्यू लाइंस हैं तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। shortest distance between skew lines. Shortest distance between skew lines. हो गया? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब जब दो लाइनें स्क्यू होंगी तो वो दो अलग अलग प्लेन पे होंगी, तो बीच में कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर दो लाइनें सबसे नियरेस्ट होंगी। अरे हाँ है ना भाई, ये लाइन एक अलग प्लेन पे जा रही होगी, ये लाइन एक अलग प्लेन पे, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ध्यान रखना, दो अलग अलग प्लेन पे लाइनें हैं। तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जहां पर दोनों लाइनें क्या होंगी? बोलो भाई। मिनिमम डिस्टेंस। नियरेस्ट। जैसे इस चीज को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, जैसे आपने मान लो ये एक देखा क्यूब, दिख रहा है सबको 3D में? बोलो भाई। यस सर। अब मान लो एक लाइन ये जा रही है, ये इस वाले प्लेन पे है, इस वाले प्लेन पे, दिखा? और यस सर। एक लाइन मान लेते हैं इस वाले प्लेन पे, पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में है। एक लाइन इस प्लेन पे मान लो, कोई भी ले लो, ये है। तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन होगी कि नहीं? और दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। तो इसका मतलब दो लाइनें अगर स्क्यू हैं, अलग अलग प्लेन पे हैं, तो बीच में एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर दोनों के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे कैसे? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन होती है उसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो एक ऐसी लाइन होती है जो दोनों पे क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। अब इस लाइन के पैरेलल अपने को एक वेक्टर पता है v1 वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पता है v2 वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा? क्या वो b1 क्रॉस b2 होगा? एम आई करेक्ट और नॉट? अरे एक वेक्टर इस पे b1, एक वेक्टर इस पे b2 है, तो अपने को एक ऐसा वेक्टर बताना है जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर हो, तो क्या वो b1 क्रॉस b2 होगा? हाँ या ना? अरे समझे कि नहीं भाई? नहीं समझे? देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ये जो उंगली मेरी बनी हुई है, दिखा? अरे बोलो भाई। नहीं यस सर। समझे? ये मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, और एक लाइन ये, एक लाइन ये, अभी दिखा? और अपने को इसी जो येलो वाली पेंसिल वाली लाइन है, इसी का डीआरएस निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अलोंग एक वेक्टर होगा b1, इसके अलोंग एक वेक्टर होगा b2, b1 क्रॉस b2 करोगे तो ये येलो वाली लाइन के अलोंग वेक्टर आ जाएगा। तो यस सर। तो वही वेक्टर हो गया b1 क्रॉस b2, तो वो आ गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन के अलोंग वेक्टर। अब अपने को सिर्फ इतनी डिस्टेंस निकालनी है, आया ना? अच्छा, इस लाइन पर एक पॉइंट अपने को पता है a1 वेक्टर, इस लाइन पर एक पॉइंट पता है a2 वेक्टर। तो सोचो अगर हम इस a1 माइनस a2 का प्रोजेक्शन निकाल दें इसके अलोंग, तो यही डिस्टेंस आ जाएगी। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई?
ये हुई a1 माइनस a2 का प्रोजेक्शन, तो a1 माइनस a2 डॉट n वेक्टर बाई मॉड n वेक्टर, यानी हम कह सकते हैं a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ में आई? पहली लाइन L1 क्या दे रखी है, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। दूसरी लाइन L2 क्या दे रखी है, R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2। दिख गया तो? अरे बोलोगे? अरे हाँ या ना? इसको वेक्टर में ही लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्या ये बात समझ पाए? नहीं तो B1 समझ क्रॉस B2 करके आप क्या निकाल लोगे, इसका DRS, और फिर सारी चीजें सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो। अरे हाँ या ना? तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। तो दो लाइनें अगर स्क्यू हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को यूज करके निकाल दोगे। पहली लाइन पे पॉइंट लिखोगे A1 A2। अच्छा, ये वही वाला डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है जो नॉन जीरो होता है। यही वाला डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो, इसीलिए स्क्यू लाइंस होती है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगी ना, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती है। ये वही डिटर्मिनेंट है ना, A1 माइनस A2 B1 क्रॉस B2। समझ गए कि नहीं? कौन सा डिटर्मिनेंट है? यही वाला। कहाँ गया ये? दिख रहा है तो? और जब ये नॉन जीरो होगा तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाओगे। क्या ये बात आप लोग समझ पाए? यही हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन। ये वाली लाइन जो रेड से लिखी है, यही क्या है? हो गया भाई? यस सर। डन? कोई दिक्कत? चलिए इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यस। थैंक यू। हम्म।